मैं मनोज सिंह। आज हम रशिया और यूक्रेन की समस्या पर वार्ता करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि रशिया और यूक्रेन के मध्य जो संघर्ष हो रहा है उसके मूल कारण क्या हैं। क्या कहीं रशिया और यूक्रेन का युद्ध यूक्रेन की राष्ट्रपति की कूटनीतिक भूल तो नहीं है, जिसका दुखद परिणाम यूक्रेन की जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं प्रजाति आधार पर अगर देखा जाए तो यूक्रेन और रसिया एक दूसरे के भाग रहे हैं। रसिया के विघटित होने के फलस्वरूप यूक्रेन एक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया, लेकिन इतिहास के बहुत सारे ऐसे कालखंड रहे हैं जिसमें रसिया और यूक्रेन एक राजनीतिक इकाई के रूप में हुआ करता था। 1991 में रसिया संयुक्त रूस का विघटन हो गया, जिससे बहुत सारे राष्ट्र बने। यूक्रेन उन्हीं राष्ट्रों में से एक है। 1990 में नाटो के साथ रसिया का समझौता हुआ था, जिसमें नाटो ने इस बात पर अपनी वचनबद्धता दोहराई थी कि वह अपना विस्तार नहीं करेगा पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों की तरफ। इस पर रूस सहमत हो गया था। उसके बावजूद नाटो ने अपने सैन्य विस्तार की प्रक्रिया को निरंतर आगे बढ़ाता रहा और वह यूक्रेन को अपने शिकंजे में लेना चाहता है। नाटो का जो प्रमुख राष्ट्र है, जो वित्तीय आधार पर नाटो को सबसे अधिक परिपोषण करता है, उसे यौद्धिक आधार पर भी यौद्धिक सामग्रियां उपलब्ध करवाता है, वह अमेरिका है। अर्थात नाटो का नेतृत्व करता जो राष्ट्र है इस कलेक्टिव सिक्योरिटी फोर्स का, वो कहीं ना कहीं अमेरिका है। तो ऐसे में रसिया कभी नहीं चाहेगा उसका सीमावर्ती राष्ट्र में नाटो सेनाएं आकर के अपने मिसाइल, अपनी यौद्धिक गतिविधियों को संचालित करें। यह उसके लिए सामरिक दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं होगा और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी नहीं। इसी कारण से कहीं ना कहीं रसिया यूक्रेन की संप्रभुता का यहां पर आपको अतिक्रमण करता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा। यूक्रेन की अपनी निजी संप्रभुता अवश्य है, उसका संपूर्ण विश्व सम्मान करता है, लेकिन रसिया की भी अपनी कुछ निजी मजबूरियां हैं, जिसका कहीं ना कहीं जन्मदाता इन मजबूरियों का आज नाटो बना हुआ है। और नाटो के पीछे जो शक्ति काम कर रही है वह शक्ति अमेरिका के रूप में है। हमें इनके मध्य इंटरलिंक को समझना होगा, तब जाकर के हम यूक्रेन और रसिया की समस्या को समझ पाएंगे। आज यूक्रेन में जो कुछ भी हो रहा है वह महाशक्तियों की वर्चस्व की लड़ाई के रूप में है। एक सरसरी निगाह पर देखने पर यह यूक्रेन और रसिया की दादागिरी आपको दिखाई पड़ रही होगी, लेकिन जब हम आप इसको बहुत ही परत दर परत देखने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें अमेरिका संलिप्त दिखाई पड़ रहा है। और रसिया तथा अमेरिका के मध्य 1990 में यह समझौता हुआ था कि वह नाटो का विस्तार पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों में नहीं करेगा। उसके बावजूद वह निरंतर इस संगठन का विस्तार कर रहा है, जिसे रसिया किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। तो ऐसे में जेलेंस्की, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, वो कहीं ना कहीं महाशक्तियों के प्रभाव में आकर के रसिया के साथ निरंतर आंख मिचौली कर रहे थे। यह वास्तव में उनकी महान कूटनीतिक भूल है। आज इसकी कीमत यूक्रेन के जनमानस और वहां के नागरिक समाज को चुकानी पड़ रही है। एक युद्ध का सामना करना पड़ रहा है जिसमें मास लेवल पर डिस्ट्रक्शन, वहां के नागरिक जीवन को चुकाना पड़ रहा है। इसकी कीमत
कोई भी राष्ट्र सर्वोत्तम शक्ति अगर प्राप्त करना चाहता है युद्ध के मैदान में या शांति काल में भी, तो वह अपने संसाधनों और नागरिकों से ही प्राप्त कर सकता है। उसे किसी महाशक्ति के बहकावे में आकर अपनी डिप्लोमेसी में व्यापक परिवर्तन करने की प्रक्रिया एक भावनात्मक हो सकती है, लेकिन यथार्थगत यह लाभकारी नहीं हो सकती है। अपनी स्थिति और परिस्थिति का मूल्यांकन करके ही यूक्रेन को रसिया के खिलाफ जाना चाहिए था। यहां खिलाफ जाने की कोई विषय नहीं है। यूक्रेन पूरी तरीके से अमेरिका के प्रभाव में आकर के वहां की कूटनीति निर्देशित हो रही है। यह कहीं न कहीं रसिया को स्वीकार नहीं है, जिसका परिणाम है कि युद्ध निरंतर जारी है। मनोबल बढ़ाने के लिए जेलेंस्की तमाम दावे प्रतिदावे कर सकते हैं। यह एक राष्ट्र के नागरिक के तौर पर या राष्ट्रपति के तौर पर सराहनीय कदम है, लेकिन क्या वास्तविकता को स्वीकार नहीं करना चाहिए जेलेंस्की को? उनकी राष्ट्रीयता का संपूर्ण विश्व सम्मान करता है, उनके राष्ट्रवाद का भी संपूर्ण विश्व सम्मान करता है, लेकिन कुछ यथार्थगत स्थितियां रियलिस्टिक भी होती है, जिसे हमेशा डिप्लोमेटिक तौर पर एक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को स्वीकार ही करना पड़ता है। अगर आज बैलेंस ऑफ पावर में यूक्रेन रसिया के समतुल्य होता, शक्ति संतुलन में, तो युद्ध यूक्रेन के लिए लड़ना उसके लिए शुभ संकेत होता। अच्छी बात थी उसे अपनी संप्रभुता की संरक्षण करने के लिए युद्ध भूमि में हो, लेकिन एक तरफा मानवीय हानि किसी भी दृश्य डिप्लोमेटिक स्तर पर स्वीकार नहीं की जा सकती। बुद्धिमत्ता इसी में है कि यूक्रेन को समय रहते हुए कूटनीतिक आधार पर वार्ता की मेज पर समझौते के लिए आगे बढ़ना चाहिए, और अगर वह रसिया से युद्ध ही करना चाहता है, उसे अपनी शक्ति का विस्तार करना चाहिए, और वह शक्ति किसी के उकसावे की शक्ति नहीं होनी चाहिए, निज भुजबल की शक्ति होनी चाहिए। जिस दिन यूक्रेन रसिया के बराबर निज भुजबल की शक्ति प्राप्त कर ले, तो उसे अपने युद्ध में निश्चित तौर पर संघर्ष करना चाहिए और उसे मुंहतोड़ जवाब भी देना चाहिए अगर उसकी संप्रभुता पर रंज मात्र भी आंच आती है। लेकिन यूक्रेन की मंशा में यहां कहीं न कहीं खोट है, जो रसिया के खिलाफ है, और प्रो अमेरिका उनका डिसीजन है। अमेरिका की गोद में बैठने की उनकी सदिच्छा है, जिसका परिणाम वहां के नागरिक समाज को झेलना पड़ रहा है। और कोई भी राष्ट्र, वह अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, या यूरोप का कोई भी राष्ट्र हो, वह युद्ध में सीधा सीधा नहीं आएगा, क्योंकि आज के उपभोक्तावादी समाज में सभी सरकारों के ऊपर अपने नागरिक जीवन को अधिक सुविधायुक्त बनाने का एक विशेष दबाव रहता है। अगर कोई राष्ट्र युद्धग्रस्त होता है तो कहीं न कहीं नागरिक जीवन में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उन्हें दे पाने में वह असफल होता है, और अंतरराष्ट्रीय राजनयिक और लाभ के पहिए पर होकर के चलता है। किसी भी राष्ट्र का जहां पर हित होता है, तभी वह युद्ध जैसे संवेदनशील मुद्दे में इन्वॉल्व होता है, नहीं तो भावनात्मक आधार पर युद्ध में नहीं कूदे जाते। ये बात पूरी तरीके से सत्य है, और विभिन्न सैन्य विचारकों ने
इस पर अपना अभिमत भी स्पष्ट तरीके से व्यक्त किया है। जो भी है, अभी दूर-दूर तक तृतीय विश्व युद्ध की संभावना नहीं दिखाई देती, क्योंकि कोई भी युद्ध राष्ट्र अनायास युद्ध में सीधे तौर पर इन्वॉल्व होने नहीं चाहेंगे। इन्वॉल्व न होने का कारण भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, और पुतिन की अपनी अलग दृढ़ता है, ज़ेलेंस्की की अपनी अलग हठधर्मिता है। इसका क्या परिणाम होगा, वह तो आने वाला भविष्य ही निर्धारित करेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।